नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून के तहत लंबित मामलों में सुनवाई पर रोक लगाए जाने के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जब वो अदालत और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा होती है, यानी एक ऐसी रेखा जिसको पार नहीं करनी होती है। उनकी यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा कि जब तक देशद्रोह के अपराध से निपटने वाली धारा 124A की दोबारा जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह कानून का इस्तेमाल जारी रखना उचित नहीं होगा। कानून मंत्री ने कहा कि सभी अंगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हम जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भारत के प्रावधानों और संविधान और सभी मौजूदा कानूनों का सम्मान करें। हालांकि किरेन रिजिजू ने इस मामले में तीखी टिप्पणी की, लेकिन रिजिजू इस सवाल से बचते रहे कि क्या उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। राहुल गांधी ने राजद्रोह कानून पर मोदी सरकार को घेरा, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि ये राहुल गांधी के खोखले शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक पार्टी जो आज़ादी, लोकतंत्र और संस्थानों के प्रति सम्मान के खिलाफ है तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कानून मंत्री ने कहा ये पार्टी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी रही है और भारत को बांटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। किरेन रिजिजू यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि और पहला संशोधन कौन लाया, वो और कोई नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा कि एसपी मुखर्जी और जनसंघ थे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के उद्देश्य वाले इस उपाय के विरोध में खड़े थे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की बात आती है तो इंदिरा गांधी जी इसमें स्वर्ण पदक विजेता हैं। आपातकाल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने 50 से अधिक बार अनुच्छेद 356 लगाया था। वो हमारे तीसरे स्तंभ न्यायपालिका को कमज़ोर करने के लिए प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विचार के साथ आई थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की ही सरकार थी जिसने भारत के इतिहास में पहली बार सेक्शन 124A को संज्ञेय अपराध बनाया था। केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राजद्रोह का मामला दर्ज करने में यूपीए की सरकार का रिकॉर्ड सबसे बुरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पी चिदम्बरम की चौकस निगाहों के बीच हजारों लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हमेशा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि ये सरकार संविधान में दर्ज मूल्यों की भी रक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक अहम फैसले में राजद्रोह के सभी लंबित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पुनर्विचार करने तक ये रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि 124A के मामले में हुई सुनवाइयों के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि राजद्रोह के लंबित पड़े मामलों में क्या होगा। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से और वक्त मांगा था। CJ NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि राजद्रोह कानून के अंतर्गत सभी लंबित मामलों, अपीलों और कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। अदालत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे 124A के अंतर्गत किसी नई FIR को दर्ज करने, जांच को जारी रखने या किसी तरह की कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक इस पर विचार चल रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर 124A के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है और वो जेल में हैं, वो लोग भी जमानत के लिए संबंधित अदालतों के पास जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर राजद्रोह कानून के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो संबंधित पक्षों को ये आज़ादी है कि वो राहत के लिए अदालतों के पास जाएं। एंकर अमन चोपड़ा को आज राजस्थान हाईकोर्ट से देशद्रोह के मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने धारा 124A के तहत अपराध के मामले में न्यूज़ 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच नहीं करने का निर्देश दिया है। चोपड़ा को यह राहत राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली, जिसमें राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी गई और लंबित मामलों में जांच रोकने के साथ ही कहीं भी कोई नया मामला दर्ज नहीं करने को कहा गया है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में राजद्रोह की धारा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उन पर अपने एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक विद्वेष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद से राजस्थान पुलिस उनकी तलाश में नोएडा और उनके घर के चक्कर काट रही थी, लेकिन वो फरार बताए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस समय देश में जो हालात बने हुए हैं उसे रोका नहीं गया तो भारत की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, कोई छात्र कोई बात कहता है तो उस पर राजद्रोह लगाया जाता है। एक्टिविस्ट के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, राजनेताओं की तो बात ही नहीं। उन्होंने श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भी हाइपर राष्ट्रवाद का नारा चल रहा था।
बौद्ध, ईसाई और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा था और आज आपने देखा कि उसका क्या हाल है। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की खंडित राय सामने आई है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में एक से फैसला सुनाया। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशंकर की इस मामले में अलग अलग राय थी। हाईकोर्ट की बेंच ने मैरिटल रेप को अपराध ठहराए जाने के मामले में दायर याचिका पर लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस बारे में साल 2015 में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बलात्कार के कानूनों में मौजूद उस अपवाद को चुनौती दी गई थी जो पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ उनकी बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने पर सुरक्षा देता है। ये अपवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में खंड 2 है और ये किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार के रूप में परिभाषित नहीं करता है। हालांकि पत्नी की उम्र 15 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जस्टिस शकधर ने कहा, यह अपवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की अभिव्यक्ति और संरक्षण से संबंधित है। लेकिन जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि वो इस मामले में साथी जज की राय से सहमत नहीं। अदालत ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करने की अनुमति दी और कहा कि इस बारे में अब तक 2 हाई कोर्ट अपनी राय दे चुके हैं। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इस बारे में टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सेक्स स्लेव बनने के लिए मजबूर करने के मामले में कहा था कि शादी किसी को भी क्रूर जानवर बनने का लाइसेंस नहीं देती है। IAS अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये मामला झारखंड में मनरेगा के करोड़ों रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। पूजा सिंघल झारखंड में खनन सचिव हैं। दरअसल पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ ईडी की जांच एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी द्वारा 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2012 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी ने मनरेगा के पैसे में पूजा सिंघल को अनियमितताओं के आरोप में लिप्त पाया था। ईडी के छापे में पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ था, जिसके लिए पैसे गिनने के लिए कई मशीनों को लगाया गया था। बीजेपी की सांसद और जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया है वो मूल रूप से उनके परिवार की थी। दिया कुमार ने कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो जमीन पर जयपुर शाही परिवार के दावे को दर्शाते हैं। दिया कुमारी की टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर करने के बाद आई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को हिंदू मूर्तियों की उपस्थिति की जांच के लिए ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच करने की मांग की गई है। याचिका के समर्थन में बीजेपी नेता दिया कुमारी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि स्मारक बनने से पहले वहां क्या था। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरे से पहले क्या था। उन्होंने कहा कि जयपुर परिवार के पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये उन्हें उपलब्ध कराएगा। मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर में हुए धमाके के मामले में पुलिस को दफ्तर के नज़दीक ही एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। ये रॉकेट लॉन्चर खुफिया विभाग के दफ्तर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। पुलिस ने इस मामले में निशान सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। निशान सिंह पंजाब के फरीदकोट जिले का रहने वाला है। पुलिस ने निशान सिंह के अलावा भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल ये है कि रूस में बना ये रॉकेट लॉन्चर पंजाब कैसे पहुंच गया? कैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में लाया गया? और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जैसे ही आजम खान की जमानत होने वाली थी, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वक्फ बोर्ड के मामले में आजम खान को जमानत दे दी थी, लेकिन एक नया केस दर्ज होने की वजह से सपा के वरिष्ठ नेता बाहर नहीं आ सके। इस नए केस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए एक स्कूल की मान्यता हासिल की है। इस संबंध में हाल ही में रामपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। यह आजम खान के खिलाफ दर्ज 88वां मामला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।